तो आईपीएल 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स उम्मीद के मुताबिक प्ले ऑफ में एंट्री नहीं कर पाई और जो परेशानियां उनके सीजन 2022 में उनके साथ थी वही कमियां वही परेशानियां 2023 में भी उनके साथ बनी रही और उनका पीछा उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन जहां कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी कमियों और परेशानियों से जूझते हुए पंच्ड अबव देयर वेट, और इसकी बात हमने उनकी पिछली वीडियो में भी की थी कि नीतीश राणा की कप्तानी, उसके साथ साथ रिंकू सिंह का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना, सूयश शर्मा का टू बर्स्ट ऑन टू द सीन और उसके साथ वैभव अरोड़ा हो गए, हर्षित राणा हो गए, वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में आ जाना, कई सारे पॉजिटिव्स कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए थे। और सबसे बड़ी बात कि अपने सबसे कीमती बल्लेबाज और अपने कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में जिस तरीके से कोलकाता नाइट राइडर्स एक टीम की तरह खेली, एकजुट होकर के खेली और सभी बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया। चाहे चेन्नई सुपर किंग्स की बात आप करो, आरसीबी को उन्होंने 2 बार हराया, मुंबई इंडियंस से अच्छा लोहा उन्होंने लिया, गुजरात टाइटंस की आखिरी ओवर में 5 छक्के भला कौन भूल सकता है। तो तमाम पॉजिटिव्स रहे। तो इस वीडियो में हम उनके 2023 के सीजन को रिव्यू करेंगे और एक बार फिर से पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो कौन से प्लेयर्स हैं जो कि रिटेन होंगे, रिलीज होंगे, क्या केकेआर को करना होगा कि 2024 के आईपीएल में आखिरकार वो प्ले ऑफ में जगह बनाने में कामयाब हो और एक अच्छी वापसी करे। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझको पता चलता है कि काम मेरा पसंद आ रहा है, लोग मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं और फिर इसी तरीके की और अच्छी एनालिसिस से भरी वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के 2023 के सीजन को देखें तो उन्होंने 14 मैच खेले जिसमें से 6 मैचों में उन्हें जीत मिली, 12 अंक उनके थे और पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिनिश किया। अब ऊपर से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत ही बिलो एवरेज सीजन है, लेकिन लास्ट के 2-3 मैच बचे पड़े थे तब तक कोलकाता नाइट राइडर्स प्ले ऑफ की रेस में बनी हुई थी। और जिस तरीके का उनका बॉलिंग अटैक था, हम कम से कम 50 वीडियोस में बात कर चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग अटैक के पिछले 1-1.5 साल में कि किस तरीके से जब आपका मेगा ऑक्शन अच्छा नहीं जाता तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ मैनेजमेंट को दोष दे सकते हो कि आपके जो मैनेजमेंट थी, जो आपका थिंक टैंक था, उन्होंने मेगा ऑक्शन में अच्छा काम नहीं किया, कंसिडरिंग कि ईडन गार्डन्स की पिच का रिवैम्प हो जाने के बाद वो पिच बल्लेबाजों के लिए अच्छी थी। और साल 2022 में सभी को पता था कि आईपीएल जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र में ही खेला जाएगा जहां पर अच्छी बैटिंग विकेट्स होती है। तो दोनों ही सूरतों में कोलकाता की मैनेजमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। तब तो श्रेयस अय्यर को भी आपने खरीदा ही था 2022 में, आपको पता नहीं था कि श्रेयस अय्यर आपको मिलेंगे नहीं, तो श्रेयस अय्यर पर भी आप स्ट्रेटजी का दोष नहीं मर सकते। तो पूरा दोष यहां पर थिंक टैंक को ही लेना पड़ेगा और अब होपफुली वो अपनी गलतियों से सीखेंगे मेगा ऑक्शन के बाद। जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 2-3 साल तो अच्छे नहीं जाते हैं, तो 2 साल अच्छे चले गए हैं। नए कोच आए थे, उन्होंने मिनी ऑक्शन में अपने पास बजट नहीं रखा था, सारा बजट उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ियों पर ठोक दिया था ट्रेड विंडो में। और आपकी टीम की सबसे बड़ी परेशानी ये रही है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के जितने भी प्लेयर्स हैं वो टैलेंटेड हैं बट दे आर हाईली ओवरपेड। चाहे आप लूकी फर्गसन की बात करो, चाहे आप शार्दुल ठाकुर की बात करो, चाहे आप वेंकटेश अय्यर की बात करो, दे आर वेरी हाईली ओवरपेड। 7 मैचों के बाद आपने वेंकटेश अय्यर को 8 करोड़ में रिटेन कर लिया था उनकी ऑलराउंड एबिलिटी को देखते हुए। और इस सीजन तो आपने बतौर बॉलर उन पर भरोसा भी नहीं जताया है। तो सिर्फ वेंकटेश अय्यर एज अ बैट्समैन, एज एन इंपैक्ट प्लेयर क्या 8 करोड़ की वैल्यू रखते हैं? ये सारे तमाम सवाल कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने खड़े हुए हैं और इसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। वो तो भला हो वरुण चक्रवर्ती का, जिनकी जब कंडीशंस उनके फेवर में थी तो उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। शुरुआत में सुनील नारायण 7-8 मैचों में पूरी तरीके से टच में नहीं थे, विकेट्स तो उनको मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करना शुरू की। लोकी फर्गसन को अब 10 करोड़ में लेकर किया है, उनका कुछ 10 के आसपास का इकोनॉमी रेट रहा। कई मैचों में उनको बहुत ज्यादा मार पड़ी, उनको आपने बिठा दिया, दोबारा आपने उनकी तरफ नहीं देखा। और अब आप पीछे मुड़कर देखो तो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, सूयश शर्मा, ये आपकी बॉलिंग अटैक थी, ये युवा खिलाड़ी आपकी बॉलिंग अटैक थे। उससे आपको पता चलता है कि रिंकू सिंह हो गए, नीतीश राणा हो गए, इन्होंने कितनी अच्छी क्रिकेट खेली जो आपने बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई है। उसके अलावा सूयश शर्मा हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए। तो अब केकेआर को चाहिए कि थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में आगे बढ़े, थोड़ा सा अपने कुछ खिलाड़ियों से आगे बढ़ने के बारे में भी वो सोच सकते हैं और इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे।
तो अब सवाल यह है कि साल 2024 के मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट उनकी है कि एक कंसिस्टेंट ओपनिंग जोड़ी उनको बनानी है, डेथ बॉलिंग पर अपना ध्यान देना है, अच्छे पेस बॉलर की इस टीम को जरूरत है और एक भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम को चाहिए। ओपनिंग जोड़ी की अगर बात करो तो रहमानुल्लाह गुरबाज और मनदीप सिंह के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद ये गुरबाज और जगदीशन की तरफ गए, उसके बाद जेसन रॉय और गुरबाज की तरफ गए और बीच में मुझे याद है कि एक आध इन्होंने और भी ट्राई की थी। तो कोलकाता नाइट राइडर्स के पिछले साल भी यही दिक्कत थी, इस साल भी यही दिक्कत है। पिछले साल भी इन्होंने 6-7 ओपनिंग जोड़ी ट्राई की थी, इस बार भी ये अलग 3-4 जोड़ियों के पास गए। लिटन दास को भी इन्होंने एक मैच में खिला डाला। तो कोलकाता नाइट राइडर्स को सबसे पहले एक कंसिस्टेंट इंडियन ओपनिंग जोड़ी चाहिए। अब जेसन रॉय के आ जाने के बाद ये परेशानी उनकी जरूर सॉल्व हो गई है। जब केकेआर को शाकिब अल हसन के रिप्लेसमेंट की जरूरत थी तो हमने एक वीडियो की थी, उसमें मैंने जेसन रॉय का नाम लिया था कि आपको एक अच्छा पेस हिटर चाहिए कम से कम अपने टॉप 3 में। तो जेसन रॉय अच्छे आए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी और अब तो लंबे समय तक केकेआर के साथ उन्होंने डील भी साइन कर ली है। एमएलसी वगैरह में भी केकेआर की फ्रेंचाइजी का ही वो हिस्सा रहेंगे। तो ये अच्छी खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। होपफुली वो अच्छा परफॉर्मेंस अगले साल भी करेंगे और उनके बैकअप के तौर पर भी आप एक आध खिलाड़ियों को साइन कर सकते हो, जिसकी बात हम आने वाले इस वीडियो में करेंगे। और उसके बाद पेस बॉलर और डेथ बॉलर की कमी किसी से छुपी नहीं है, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए, वो तो आप सभी जानते हो, हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन इंडियन विकेट कीपर एक अच्छा इस टीम को जरूर चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आपको उनके गुरबाज को खिलाना पड़ता है एज अ विकेट कीपर, फिर आप जेसन रॉय को ड्रॉप कर नहीं सकते, फिर रसल और नारायण आप खिलाते हो, तो आपके पास ओवरसीज फास्ट बॉलर की जगह ही नहीं बचती। तो कोई भी टीम अगर होगी, अगर वो एज एन ओवरसीज विकेट कीपर को खिलाएगी एज अ प्योर विकेट कीपर की, आपको विकेट कीपर की जरूरत है, वो एज अ बैट्समैन आपकी टीम में जगह ना बनाए शायद, तो आप बहुत ज्यादा चीजें सैक्रिफाइस करते हो उसके लिए। और ये चीज इस साल कोलकाता नाइट राइडर्स की दिक्कत रही है, यही दिक्कत दिल्ली कैपिटल्स के पास थी। और फिल सॉल्ट का हम बार बार नाम ले रहे थे कि वो एज अ पेस हिटर और उसके साथ एज अ विकेट कीपर आपकी टीम में फिट बैठते हैं, लेकिन आपके पास पहली बात तो पैसे ही नहीं थे, दूसरी बात आपने उन पर पैडल तो खड़ा भी नहीं किया था। तो ये सारी गलतियां यहां पर थी, थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक थी। लेकिन होपफुली अगर आप एक इंडियन विकेट कीपर अपनी टीम में लेकर के आते हो तो आपकी टीम का बैलेंस जरूर बन जाएगा। अब अगर केकेआर के रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स पर नजर डालें, जो कि मेरे ओपिनियन में रिलीज और रिटेन किए जाएंगे, तो यहां पर रिटेन खिलाड़ियों से अगर शुरू करें तो कप्तान श्रेयस अय्यर तो इस टीम में बने ही रहेंगे। होपफुली अगले साल वो और अच्छे फिट होकर के आएंगे और पूरा सीजन खेलेंगे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, नितेश राणा, रिंकू सिंह, जेसन रॉय, आंद्रे रसल, अनुकूल रॉय, सुनील नारायण, चक्रवर्ती, सुयश, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा और रहमानुल्लाह गुरबाज इस टीम में रिटेन किए जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई ऐसा नाम है जिसे देखकर आप बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए होंगे। सभी ने कंसिस्टेंट परफॉर्म किया है, चाहे रिंकू हो, चाहे रसल हो, चाहे रिंकू हो, चाहे राणा हो। रसल के ऊपर जरूर सवाल थे, सुनील नारायण के ऊपर जरूर सवाल थे, लेकिन हम और आप दोनों जानते हैं कि केकेआर की जो ब्रांड है वो इस समय रसल और नारायण के ऊपर ही चल रही है। अब आने वाले समय में आप देखोगे कि श्रेयस अय्यर हो गए, नीतीश राणा हो गए, रिंकू सिंह हो गए, ये इंडियन प्लेयर्स की तरफ थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू शिफ्ट होगी और वो तभी शिफ्ट होगी जब केकेआर अच्छी परफॉर्मेंस करेगी। अभी तक केकेआर की ब्रांड से आप रसल और नारायण को ही एसोसिएट करते हो, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये खिलाड़ी कहीं भी जाने वाले हैं। उसके अलावा गुरबाज हो गए, रॉय हो गए, इन ओवरसीज खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और बाकी इंडियन कोर तो आपका इंटैक्ट रहेगा ही रहेगा। वहीं अब अगर कोलकाता नाइट राइडर्स के रिलीज खिलाड़ियों की तरफ नजर करें तो यहां पर डेविड विजे के साथ नारायण जगदीशन, लोकी फर्गसन, उमेश यादव, टिम साउदी, शार्दुल ठाकुर, मनदीप सिंह, कुलवंत खजरोलिया, लिटन दास और शाकिब अल हसन हमें इस टीम में दिखाई देते हैं। अब चाहे शाकिब की जगह तो आपके जेसन रॉय रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, तो शाकिब को तो आप रिलीज कर ही दोगे। लिटन दास की जगह आप जॉनसन चार्ल्स को लेकर के आए थे, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही खिलाड़ियों को आपको रिलीज कर देना चाहिए। लोकी फर्गसन हो गए और शार्दुल ठाकुर हो गए, इन दोनों खिलाड़ियों को अगर आप रिलीज कर देते हो तो 20 करोड़ के आसपास की रकम आपके पास आ जाएगी, जिससे आप मिनी ऑक्शन में एक अच्छा बजट लेकर के जाओगे। और ये दोनों ही प्लेयर हो गए, ये आपके 10-10 करोड़ की वैल्यू नहीं रखते। अगर आप शार्दुल ठाकुर को देखो तो 10 का इकोनॉमी था उनका आईपीएल 2023 में, सिर्फ एक मैच उन्होंने बल्ले से अच्छी पारी खेली, आपने नंबर 3 पर भी उनको भेजा, जो कि एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन वहां पर भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई और उनकी परफॉर्मेंस पर हम जज ही नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी 2-4 मैचों में और परफॉर्मेंस आ भी जाती तो अभी 10 करोड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा है शार्दुल ठाकुर के लिए। आपको इसमें इससे सस्ते में वो मिल सकते हैं मिनी ऑक्शन में, और आपकी टीम में जब ऑलरेडी एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, आप
आपने अय्यर का तो इस्तेमाल ही नहीं किया इस साल, जिस वजह से आपने उनको 8 करोड़ की रकम में रिटेन किया था। वो भी एक बहुत ज्यादा ओवर प्राइस प्लेयर है। अगर आप उनकी गेंदबाजी का इस्तेमाल कर नहीं रहे हो, कई मैचों में आप उनको एज एन इंपैक्ट प्लेयर बैटर खिलाते हो, तो क्या वो 8 करोड़ की वैल्यू रखते हैं? ये भी कोलकाता नाइट राइडर्स को देखना पड़ेगा। आप शार्दुल और अय्यर दोनों को तो आप रिलीज कर नहीं सकते, तो शार्दुल ठाकुर को आपको यहां पर जरूर रिलीज कर देना चाहिए। उसके अलावा टिम साउदी हो गए, लोकी फर्गसन हो गए और लिटन दास हो गए, डेविड विजे हो गए, इनको तो आप खिला ही नहीं रहे हो, इनकी तरफ आपने देखा भी नहीं। एक मैच मुझे याद है आपने डेविड विजा को खिलाया था और उनको गेंदबाजी भी नहीं करवाई थी। तो जब आपको उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते, तो क्यों आप इतने सारे ओवरसीज स्लॉट वेस्ट कर रहे हो ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर जिनको आपको बेंच पर ही बिठाना है? आप उनकी जगह अच्छे बैकअप्स ले सकते हो, अच्छे पेस हिटर ले सकते हो और कुछ यंग खिलाड़ियों को ग्रूम कर सकते हो फॉर द फ्यूचर। तो मेरे ख्याल से ये सारे खिलाड़ी इंक्लूडिंग उमेश यादव अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनकी जगह नहीं बनती है कि आपको उमेश यादव के अच्छे बैकअप के तौर पर अब वैभव अरोड़ा मिल गए हैं, फिर ऊपर से हर्षित राणा भी आपके पास हैं। तो ये सारे ही खिलाड़ी कोलकाता नाइट राइडर्स से रिलीज होंगे और अगर ये खिलाड़ी रिलीज होते हैं तो एक अच्छे बजट के साथ आप ट्रेड विंडो और मिनी ऑक्शन की तैयारी कर पाओगे। वहीं अब अगर केकेआर के टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो दिस लिस्ट इज जस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ माय हेड। इनमें से बहुत से खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको उनकी फ्रेंचाइजीज छोड़ेंगी नहीं और अभी बहुत ज्यादा यंग खिलाड़ी सैयद मुश्ताक अली वगैरह से निकल करके आएंगे जिसको आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को अगर देखा जाए जो कि हम लोग सपना जरूर देख सकते हैं कि वो अपनी टीम से रिलीज होकर के केकेआर में आएंगे, तो सबसे पहला नाम है चेतन साकरिया, उसके बाद कार्तिक त्यागी, ईशान पोरेल को यहां पर केकेआर को टारगेट करना चाहिए, फिन एलन, एलेक्स हेल्स, जेराल्ड कोज्जिया और लवनीत सिसोदिया मेरे हिसाब से केकेआर में आ सकते हैं। देखिए कार्तिक त्यागी हो गए, चेतन साकरिया हो गए और फिन एलन हो गए, ये तीन खिलाड़ी अपनी करंट फ्रेंचाइजी से बहुत ज्यादा परेशान है बिकॉज इन तीनों ही खिलाड़ियों को उनकी करंट फ्रेंचाइजी मौका नहीं देती। कार्तिक त्यागी 2-3 मैच खेलते हैं, सेम इज द केस विद चेतन साकरिया, पिछले 2 सालों से इंडिया लेवल के प्लेयर है। कार्तिक त्यागी आपके ऑस्ट्रेलिया गए थे, जो फेमस गैबा विन थी उसमें वो बैकअप प्लेयर थे। अगर एक आध इंजरी और होती उस टेस्ट मैच में तो कार्तिक त्यागी अब तक अपना टेस्ट डेब्यू कर चुके होते। और चेतन साकरिया आधे आईपीएल के बाद इंडिया खेल गए थे 2021 में, उसके बाद वो बेंच गरम कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स में। और फिन एलन, ताबड़तोड़ फिन एलन विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि केकेआर में आ सकते हैं और पेस हिटर का और बतौर विकेट कीपर उनकी दोनों की कमियों को दूर कर सकते हैं, वो भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में बेंच सेक रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इन तीनों को आईपीएल में अपना जौहर दिखाना है तो अपनी फ्रेंचाइजी से अलग होकर इनको ऐसे टीम्स में जाना पड़ेगा जो कि इनको पूरा मौका दें। उसके अलावा ईशान पोरेल एक ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, वो केकेआर में आकर के अच्छा कर सकते हैं और एलेक्स हेयर्स जेसन रॉय के बैकअप के तौर पर रह सकते हैं। पहले भी वो केकेआर ने उनको खरीदा था लेकिन उन्होंने नाम अपना वापस ले लिया, तो अगर वो अवेलेबल होते हैं तो एक अच्छा लाइक फॉर लाइक एक्सपीरियंस प्लेयर आपकी टीम में रहेगा। और उसके बाद लवनीत सिसोदिया एज अ बैकअप विकेट कीपर आपकी टीम में हो सकते हैं, या फिर जो इंडियन विकेट कीपर आप खोज रहे हो उसकी जगह वो ले सकते हैं, क्योंकि नारायण जगदीशन आपके सवालों का उत्तर नहीं है जहां तक इंडियन विकेट कीपर की बात है। तो ये सारे खिलाड़ी हैं कोलकाता नाइट राइडर्स इनको टारगेट कर सकती है, लेकिन अभी बहुत सारा फेरबदल होगा, बहुत सारी खबरें आएंगी और बहुत सारे युवा खिलाड़ी होंगे जो निकल करके आएंगे। तो अब केकेआर के साल 2023 के रिव्यू और उनके फ्यूचर की तैयारियों को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आप किस खिलाड़ी को रिटेन होते हुए देखना चाहोगे, किस खिलाड़ी को रिलीज होते हुए देखना चाहोगे। क्या कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके इंटरनेशनल प्रदर्शन की आप उम्मीद करोगे, उस पर नजर बना करके रखोगे और उसके 2-3 महीने के बाद आप डिसीजन लोगे कि ये आईपीएल में खेलेंगे या नहीं? फटाफट से सारे ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज आपका ओपिनियन और आपका सब्सक्रिप्शन दोनों ही मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की कई सारी वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.